नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग यह कहानी कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज की कहानी है बहू मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। क्या माँ आप भी न गाँव में रहकर गंवार ही रह गई। पता नहीं आपके स्कूल में पढ़ाने की नौकरी कैसे लग गई। आपका व्यवहार देखकर तो ऐसा लगता नहीं है कि आपने कभी किसी बच्चे को पढ़ाया होगा या किसी को शिक्षा दी होगी। जरूर आप सबसे पीछे की लाइन में ही रही होगी। कौशल्या जी का बड़ा बेटा विक्रम अपने ऑफिस से आते ही अपनी माँ कौशल्या जी पे भड़कते हुए बोला। उसी समय उनका छोटा बेटा कार्तिक भी नहले पे नहला मारने के लिए बिल्कुल तैयार ही खड़ा था। उसने भी कह दिया, हाँ भाई, माँ की यह बात तो मुझे भी अच्छी नहीं लगती। जबकि कौशल्या जी की गलती सिर्फ इतनी सी थी कि वह घर के आंगन को गाय के गोबर से झाड़ू की सहायता से लीप रही थी और उनके पैर गोबर के थोड़ी सी गंदी हो गई थी और पड़ोस की उमा चाची के साथ वो थोड़ी देर के लिए बातें करने बैठ गई थी। यही बात विक्रम और कार्तिक को अच्छी नहीं लग रही थी। वो दोनों पढ़ाई करने के लिए शहर चले गए थे और दशहरा की छुट्टी मनाने घर पे आए हुए थे। कौशल्या जी भी दशहरे की तैयारी में ही लगी हुई थी। उन दोनों भाइयों पर शहर का रंग चढ़ गया था, इसलिए गांव की हर चीज़ अच्छी या बुरी उन्हें गलत ही लगती थी। तभी कौशल्या जी के पति आए जो किसी काम से शहर गए हुए थे। खुश होते हुए कहने लगे, कौशल्या देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, अंदाज़ा लगाकर बताओ ना क्या लाया हूँ मैं। तभी कौशल्या जी बोली, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है जी, और न ही कुछ दिखाई दे रहा है। तभी प्रशांत जी के पीछे से एक नन्हा बालक छुपे हुए बोला, माँ। कौशल्या जी उसकी एक आवाज़ से ही मोहित हो गई। प्रशांत जी ने पूरी बात बताई तो वो बोली, अच्छा किया कि आप इसे यहाँ ले आए। अब हमारे दो नहीं 3 बेटे होंगे, इसका नाम होगा विकास। वो दिन था और आज का दिन विकास उस परिवार का हिस्सा बन गया था। जब भी विकास प्रशांत जी के पास आता, प्रशांत जी के दोनों बेटे विक्रम और कार्तिक दोनों लड़ते, यह हमारे बाबूजी है, तुम इनसे दूर रहो। कौशल्या जी उन्हें समझाते कि यह भी तुम्हारा भाई जैसा है, और दोनों बच्चे मानने को तैयार नहीं होते। धीरे धीरे समय बीतता गया। बच्चे पढ़ने के लिए शहर चले गए, फिर वहीं से विदेश चले गए। विकास को भी उन्होंने पढ़ाई लिखाई और शहर भेजना चाहा, पर विकास अपनी माँ से दूर नहीं होना चाहता था। उसने प्रशांत जी के साथ ही खेती करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते समय बीतता गया। विक्रम इंजीनियरिंग और कार्तिक आर्टिकल्स बन गया और दोनों भाइयों ने अपनी मर्जी से शादी भी कर ली। दोनों के व्यवहार में भी बहुत अंतर आने लगा। जो पहले 3-4 महीने में माता पिता से मिलने आते थे, अब साल भर हो जाता पर वे आते भी नहीं थे। फिर भी माँ बाप बच्चों से नाराज नहीं थे। कौशल्या जी प्रशांत जी से बोली, दोनों बेटों ने हमें बहू का गृह प्रवेश का सुख नहीं दिया। अब मैं विकास की शादी धूमधाम से करना चाहती हूँ। विकास, अपनी माँ को इतना तो अधिकार दोगे ना। कौशल्या जी ने कहा तो विकास कौशल्या जी के पैरों के पास बैठ गया और बोला, माँ मेरा पूरा जीवन आपके और बाबूजी के लिए है, आप जो बोलेंगे मुझे मंजूर है। दोनों ने विकास के सर पे हाथ रखकर अपना आशीर्वाद दिया। आए दिन जब विक्रम और कार्तिक को कुछ पैसों की ज़रूरत होती, बस वो अपनी कोई न कोई मजबूरी बता देते। प्रशांत जी भी पैसे भेज देते थे क्योंकि पैसों की उन्हें कोई कमी नहीं थी। फिर बच्चों का प्यार और रिश्ते मानो दूर हो गए थे। इधर विकास की शादी के लिए दूसरे गांव से पायल का रिश्ता आया तो कौशल्या जी ने भी सब कुछ विकास पे छोड़ दिया। एक दिन विकास ने पायल से कहा, अगर तुम बस विवाह की जोड़ी में हमारे घर आओगे और भगवान से पहले माँ और मेरे बाबूजी को स्थान दोगे, तभी मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ, अन्यथा मैं जीवन भर कुंवारा भी रह सकता हूँ। पायल ने एक शब्द नहीं कहा, बस हाँ में सिर हिला दिया। गांव के सभी लोग जानते थे कि पायल एक सभ्य और संस्कारी लड़की है।
विकास और पायल की शादी तय हुई। तब कौशल्या जी ने विकास की शादी की खबर विक्रम और कार्तिक को भी दी। तो वो बोली, माँ, क्या हमारी ऐसी हालत हो गई है कि अब हम नौकरों की शादी में आए? हमारे पास वक्त नहीं है और फालतू में हमारे हिस्से के पैसे उस नौकर पे मत लुटाओ। कौशल्या जी बोली, यह कैसी बातें कर रही हो? आज तक तुम्हारी जिम्मेदारी विकास बिना किसी स्वार्थ के निभा रहा है। कम से कम इस नाते तो उसे उसके नाम से संबोधित करो। मैंने तो तुम्हें ऐसे संस्कार नहीं दिए थे, फिर तुम दोनों ऐसे कैसे हो गए? खैर छोड़ो, अच्छे मौके पे अपना मन खट्टा नहीं करना चाहते। इतना ध्यान रखना और वक्त मिले तो जल्दी मिलने आ जाना। आंखें तरस गई है तुम दोनों को देखने के लिए। माँ की आंखें तरसती रह गई। साल से 2 साल हो गए परंतु बच्चे मिलने नहीं आए। बस फोन पे झूठी हमदर्दी और अपने मतलब की बातें करते थे। इधर पायल और विकास की धूमधाम से शादी हुई। दोनों ने पूरा घर संभाल रखा था। साल भर बाद पायल ने कौशल्या जी को दादी बनने की खुशखबरी दी। उस दिन कौशल्या जी के पाँव जमीन पे नहीं पड़ रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने पोती पोतियों को कभी तक देखा नहीं था। एक दिन प्रशांत जी खेती के सिलसिले में शहर जा रहे थे। विकास बोला, बाबूजी, इतनी तेज धूप है, आप क्यों जा रहे हैं? मैं चला जाता हूँ। प्रशांत जी बोले, क्या विकास हमेशा बाबूजी की चिंता करता रहेगा? अभी बहू को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम घर पे रहो, मैं सब संभाल लूँगा, चिंता मत करो। इतना कहकर वो अपनी फटाफटियाँ लेकर निकल पड़े। करीब 3 घंटे हो गए थे प्रशांत जी का। सब घर पर इंतज़ार कर रहे थे। तभी एक फ़ोन आया कि प्रशांत जी का एक्सीडेंट हो गया है। विकास ने बस पत्नी को बता दिया और कहा, माँ को कुछ मत बताना, उसके प्राण बाबूजी में बसते हैं। जब सब ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें खबर भेजूंगा, तब तक कुछ बहाना बना देना। इतना कहकर विकास अस्पताल भागा। डॉक्टर ने कहा, प्रशांत जी की कमर की हड्डी टूट गई है, भविष्य में वो अब खड़े हो पाएंगे कि नहीं कहना मुश्किल है। अभी उन्हें व्हील चेयर पे ही बैठा कर रखना होगा और हमें उनका ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करना होगा। बेहतर होगा आप रिश्तेदारों को बुला लीजिए। विकास ने तुरंत विक्रम और कार्तिक को फ़ोन करके सारी जानकारी दी, पर दोनों ने कहा, अभी हमारे पास वक्त नहीं है कि हम आ सके, एक आधा हफ्ते बाद समय निकाल कर देखेंगे, तब तक तुम संभालो। आखिर तुम पर भी बाबूजी ने कम खर्च नहीं किए हैं। विकास चुप हो गया। फिर उसने पायल को सारी खबर दी। करीब 1 घंटे बाद प्रशांत जी को होश आया। विकास ने डॉक्टर और भाइयों द्वारा सारी कही बातें उन्हें बताई। प्रशांत जी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ लोगों की जिम्मेदारियाँ कभी ख़त्म नहीं होती हैं। अब यह मेरा बेटा है, ऑपरेशन के कागज पे ही साइन करेगा। इसके अलावा दुनिया में मेरा कोई और बेटा नहीं है। बिस्तर पे पड़े प्रशांत जी पुराने दिनों को याद करने लगे, जब प्रशांत जी एक ग्रामीण पिता के रूप पुत्र थे। उनके पास ज़्यादा संपत्ति नहीं थी। गांव में एक छोटा सा परिवार था, छोटी सी ज़मीन थी, परंतु पिता ने बहुत मेहनत करके उन्हें पढ़ने लिखने भेजा था। उन्होंने शहर की ज़िंदगी को न अपना कर गाँव की ज़िंदगी को अपनाया और अपनी सभी जिम्मेदारी निभाई। शहर में उनकी मुलाकात कौशल्या जी से हुई, जो कि काफ़ी पैसे वाले घर से थी। प्रेम पैसा नहीं देखता, यह कौशल्या जी और प्रशांत जी के रिश्ते ने साबित कर दिया। दोनों ने खूब मेहनत की। प्रशांत जी खेती करते, वहीं कौशल्या जी अचार बनाती और पहले गांव के लोगों को सिखाती, फिर उसे शहर बेचने के लिए भेजती। धीरे धीरे अपना व्यवसाय बढ़ाया। अचार के साथ साथ पापड़ और कई चीज़ें बनाने लगी। कौशल्या जी ने अपने छोटे से गिराकोट में अपने आसपास की कई महिलाओं को काम पे रख लिया, जिनसे उन महिलाओं के गृहस्थी में भी आर्थिक सुधार होने लगा और उनकी मदद से ही उनका यह व्यवसाय अच्छा खासा चल निकला। इसके साथ साथ कौशल्या जी पढ़ी लिखी महिला थी, इसलिए वो अपने गांव के सरकारी स्कूल में भी बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती और कुछ गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। इस प्रकार से उनकी किस्मत पलटने लगी। समय बीता। अब प्रशांत जी के 2 बेटे थे जिसे वो पढ़ाते और अच्छे संस्कार देते। अब तो उनके पास कई घर, ज़मीन और खूब बड़ा मकान हो गया था।
इतना कुछ होने के बाद भी प्रशांत जी हृदय के कोमल और कौशल्या जी तो प्यार की मूर्त थी। एक रोज प्रशांत जी शहर के कुछ खास लेकर लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक अकेला बच्चा रोता हुआ नजर आया। प्रशांत जी ने जब उसे पूछा तो वो बोला, बाढ़ में मेरा घर, मेरा परिवार सब बह गया है और मैं भटकता भटकता इस गाँव में आ गया। प्रशांत जी ने उसके सर पे हाथ रखा और उसे अपने साथ घर ले आए थे। अचानक प्रशांत जी को अपने सर पे स्पर्श हुआ और पुरानी यादों से बाहर आए तो देखा कौशल्या जी उनका माथा सहला रहे थे। उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। प्रशांत जी बोले, तुम भी हद करती हो भाग्यवान, इतनी जल्दी मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँगा। सब साथ छोड़ दे पर मैं तुम्हें तुम्हारे काम आऊँगा। कौशल्या जी बोली, इस तकलीफ के सामने में हमारे दोनों बेटों को यहाँ होना चाहिए था। मैं उन्हें अभी खबर देती हूँ। प्रशांत जी ने कुछ नहीं कहा। जब कौशल्या जी ने बेटे को फ़ोन किया तो वो बोले, माँ, विदेश से आने जाने में बहुत पैसे खर्च होते हैं, ऐसा कीजिए आप कुछ पैसे भेज दीजिए और अभी बच्चों के स्कूल खुले हुए हैं, दफ्तर से छुट्टी लेना होगा, हम वक्त निकाल कर आने की कोशिश करेंगे। विक्रम ने कार्तिक को फ़ोन किया, छोटे क्या तुम गाँव जाओगे? कार्तिक बोला, इच्छा तो नहीं है, कौन जाए वो धूल मिट्टी में, और वहाँ हमारे लिए रखा ही क्या है? माँ और बाबूजी का क्या है? 2-4 साल रहेंगे फिर चले जाएंगे, उसके बाद एक ही बार जाकर माँ की सारी संपत्ति बेचकर हम यहाँ आ जाएंगे। विक्रम बोले, तुम्हारी भाभी कह रहे थे कई विकास और उसकी पत्नी पायल माँ बाबूजी को बहला फुसलाकर हमारी सारी संपत्ति अपने नाम न लिखवा ले, तो हमें जाकर ये पैसों का मामला ख़त्म करना होगा। एक बार अपने नाम पर सब करवा ले, फिर जिसे जीना है जी, जिसे मरना है मरे। इतना कहकर दोनों भाई हंसने लगे। दोनों ने प्रोग्राम बनाया और करीब महीने बाद जब प्रशांत जी अस्पताल से घर आए तब दोनों भाई अपने पिता को देखने आए थे। प्रशांत जी के पास सारे कारोबारी गांव के लोग सब विकास को जानते थे। विकास ने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल रखा था। सुबह सवेरे उठकर प्रशांत जी के रोज़मर्रा के काम करता, फिर अपना काम करता। एक दिन किसी बड़े कारोबारी से मिलने के लिए राज को शहर जाना था। विकास ने विक्रम से कहा, भैया मुझे कल शहर जाना है, आप बाबूजी के रोज़मर्रा के काम समय पे करवा दीजिएगा वरना उन्हें तकलीफ होगी। विक्रम उसे धक्का देते हुए बोला, चल हट, हम क्या इनका पैखाना साफ करेंगे, हमारी हैसियत ऐसी नहीं है। और जहाँ तक कारोबारी से मिलने की बात है उसे बोल दे घर आकर मिलेगा। प्रशांत जी को बेटे की कई बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, फिर भी उन्होंने कहा कुछ नहीं और विक्रम से बोला, तुम जाओ विक्रम, तुम्हारे दोनों भाई तुम्हारे बाबूजी को अच्छे से ख्याल रखेंगे, भरोसा रखो। कार्तिक कुछ बोलता उससे पहले ही कौशल्या जी ने उसे रोक दिया। जब विकास चला गया तो कार्तिक बोला, माँ, बाबूजी और आपने इसे कुछ ज़्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है, और एक इसकी बेबी को देखो आराम फरमा रही है और आप छोटे छोटे काम कर रही हैं। नौकरों की जगह अलग होती है, यह बात आप लोग अभी तक सीखे नहीं हैं। कौशल्या जी ने बेटे की बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। इधर इस हालत में भी पायल घर का सारा काम कर रहे थे और वक्त मिलते ही कौशल्या जी से उसे दूध और फल लेकर आराम करने कहती है। रात में जब विकास अपने कमरे में चला गया तब दोनों भाई माता पिता के पास आए, उन्हें थोड़ा सा पुचकारा और फिर बोले, बाबूजी यह क्या रखा है? मैं कहता हूँ यहाँ के सभी चीज़ों को बेच देते हैं और हमारे साथ चलिए। वैसे भी वहाँ बच्चों को देखने के लिए हमें आया रखनी पड़ती है, इतने पैसे इतनी इसी में खर्च हो जाते हैं। अब दादा दादी रहेंगे तो आया रखने की क्या ज़रूरत पड़ेगी। प्रशांत जी पत्नी की तरफ देखकर बोले, बेटा क्या तुम्हारी माँ और उस आया में कोई फ़र्क नहीं है? हम पराये को भी अपना बना लिए, तुम अपना होकर पराये हो गए। विक्रम बोला, बाबूजी क्या आप भी कार्तिक की बातों में आ गए? इसके कहने का मतलब वो नहीं है। अरे हमारे पैसे पर यहाँ और उसका परिवार बढ़ता है और फैलता जा रहा है, क्या आपके पैसों पर आपके पोता पोती का अधिकार नहीं है? खैर छोड़िए इन बातों को, जरा इन कागज में साइन तो कर दीजिए। कौशल्या जी बोली, बेटा
तुम अपने बाबूजी की हालत देख रहे हो। अब उनके सोने का समय हो गया है और ये कैसे कागज जिन पर साइन करवा रहे हो। कार्तिक अपनी माँ को बहलाकर वहाँ से चला गया। विक्रम पिता से बोला, बाबूजी, मैं नया कारोबार शुरू करना चाहता हूँ जिसके लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। क्या आप अपने बेटे को निराश करेंगे? प्रशांत जी बोले, ठीक है बेटा, कागज़ यहीं रख दो, मैं साइन कर दूंगा। विक्रम खुश होकर वहाँ से चला गया। जब कौशल्या जी कमरे में आई तो बोली, मुझे अपने बच्चों पर शक तो नहीं करना चाहिए, पर उनकी मंशा मुझे ठीक नहीं लग रही है। कहीं आपकी लाचारी का वो लोग फ़ायदा उठाकर रिश्तों के गरिमा न भूल जाए। प्रशांत जी बोले, कौशल्या, वो मुझे छल सकते हैं, वक्त को नहीं। सबके किया हुआ लौखा जोखा यही होता है। तुम बस उसी बंसी वाले पर भरोसा रखो और सब उस पर छोड़ दो और तुम भी सो जाओ। अगली सुबह तड़के 4 बजे रात विकास एक बार प्रशांत जी के कमरे में झांकने गया तो दोनों सो रहे थे। विकास पायल से बोला, माँ और बाबूजी के साथ अपने भी ध्यान रखना, मैं जल्दी आऊँगा। इतना कहकर घर से चला गया। 1 घंटे बाद प्रशांत जी के जागने का समय हो गया। कौशल्या जी कार्तिक को पिता की सहायता करने के लिए कहने गए, पर कार्तिक ने नौकर करके मुंह घुमाकर झोंक लिया। फिर उन्होंने विक्रम से कहा। वो बोला, ठीक है माँ, मैं आता हूँ। कौशल्या जी बोली, मैं स्नान करने जा रही हूँ, फिर उधर से मंदिर चली जाऊँगी। तुम बाबूजी का सोच करवा दो, हाथ मुँह धुलवा देना। इतना कहकर वो चली गई। विक्रम पिता के कमरे में गया और नाक बंद करके बोला, बाबूजी, आप राइफल क्यों नहीं पहनते? और मुझे तो इस कमरे में उल्टी आ रही है, मैं यह सब नहीं करवा सकता, थोड़ी देर रुक जाइए, विकास आता ही होगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। बेचारे प्रशांत जी आवाज़ लगाते रहे, कोई सुनने वाला नहीं था। अचानक पायल के कानों में उनकी आवाज़ गई तो वे धीरे धीरे वहाँ गई। जाकर देखा तो प्रशांत जी गीले बिस्तर पे लेटे हुए आंखों में आंसू बहा रहे थे। पायल उनकी आंसू पोंछती हुई बोली, चलिए बाबूजी, मैं आपको शौचालय से ले चलती हूँ। प्रशांत जी बोले, नहीं नहीं बहू, मुझे मेरी ही नज़र में मत गिराओ, भगवान मुझे क्यों उठा नहीं लेते? क्या यही दिन बाकी था देखने को? पायल बोली, क्यों बाबूजी, जब आपने बेटी बहू में फ़र्क नहीं किया तो जिम्मेदारी निभाने में मैं क्यों फ़र्क करूँ? पायल ने बहुत मुश्किल से उन्हें कमरे में रखे कमबोर्ड पर बैठाया और जल्दी से उनका बिस्तर बदला। थोड़ी देर में कौशल्या जी भी आ गई। जैसे ही पायल उन्हें अपने कंधे का सहारा देकर बिस्तर पर बैठा रही थी, कौशल्या जी भी भागकर उनके हाथों को संभाला और बोली, बहू संभल कर, कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए। कौशल्या जी की आंखें भीगी हुई थी। पायल ने अपने आंचल से उनके आंसू को पोंछा और बोली, बाबूजी, इतना मत सोचिए, माता पिता बच्चों के रोज़मर्रा के कौशल्या से काम को कर सकते हैं, तो क्या आपकी बहू बेटी बनकर आपका काम नहीं कर सकते? इतना कहकर वो सफाई करने लगी। प्रशांत जी के बिना कहे ही कौशल्या जी सब समझ गए। वो आंगन में गई और जोर जोर से चिल्लाती हुई बोली, विक्रम और कार्तिक कमरे से बाहर निकलो। माँ की पहली बार ऐसी दमदार आवाज़ सुनकर दोनों हड़बड़ा कर बाहर निकले। माँ ने दोनों हाथों में दोनों को 2 तमाचे जग दिए और बोले, जिस बात के लिए पहले तुम लोग लड़ते थे, आज उन्हीं से तुम्हें बदबू और घुटन हो रही है। वो गर्भवती औरत होकर भी तुम्हारे पिता को सोच करवा सकती है। तुम दोनों बेटे होकर खर्राटे भर रहे थे। अरे तुम्हारी जैसी औलाद से तो मैं औलाद रही थी, वही ठीक था। दोनों पायल को घूर रहे थे। कौशल्या जी ने भी फिर एक तमाचा जर दिया और बोली, उसे क्या घूर रहे हो? खबरदार, जो मेरी बहू की तरफ नजर डाली तो तुम दोनों इस पवित्र घर में रहने लायक नहीं हो। अपना सामान समेटो और निकल जाओ यहाँ से, मेरे मंदिर जैसे घर से। विक्रम बोला, हाँ हाँ, तो हम कौन सा यहाँ रहने के लिए आए हैं? मैं अभी बाबूजी से वो कागज़ लेकर आता हूँ। कौन ऐसे लोग के साथ रहेगा जो अपने बेटों को नौकर समझते हैं? इतना कहकर विक्रम पिता के कमरे की तरफ बढ़ा। उतनी ही देर में विकास भी वहाँ पहुँच गया। माँ के इस तुरंत रूप को देखकर वो हैरान था। पायल ने सारी बात बताई। कौशल्या जी ने राजेश का हाथ पकड़ा और खींचते हुए बोले, खबरदार, जो अपनी बुरी नीयत लेकर मेरे
देवता समान पति के पास गया तो मैं कौशल्या, पति प्रशांत जी, धरती अंबर और ईश्वर को साक्षी मानते हुए तुम दोनों को अपने चल और अचल संपत्ति से बेदखल करती हूँ। ना तो तुम्हारा ना तो तुम्हारे प्यार का इस संपत्ति पे कभी कोई हक था और ना ही रहेगा। विकास बोला, माँ रुक जाइए, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। कौशल्या जी ने उसे इशारे से रोका। माँ के इस रूप को देखकर विकास झिटक गया। विकास, इन दोनों अजनबियों का सामान अभी के अभी बांधो और दरवाजे के बाहर फेंको, यह मेरा हुक्म है। विकास ने न चाहते हुए भी दोनों भाइयों का सामान लेकर बाहर रख दिया। दोनों भाई आवाज़ लगाने लगे, बाबूजी हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। माँ के पैर पकड़ने लगे। माँ ने उन्हें ठोकरें मारते हुए कहा, काश कि यह ठोकर मैं तुम्हें उस दिन मारती जब तुमने माँ बाप की जरा पैसों को चुना। तुम दोनों के लिए हमने कभी गर्मी और भूख की परवाह नहीं की, जिसका तुम लोगों ने यह सिला दिया। निकल जाओ मेरे घर से। इतना कहते वो उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। रोते हुए कौशल्या जी अपने पति के पास जाकर उनका हाथ पकड़ के बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए जी, जो मैंने ऐसे पत्थर दिल बेटे को पैदा किया। प्रशांत जी बोले, कौशल्या तुम खुद को दोष दे रही हो। मेरी कौशल्या तो घर पे आए अजनबियों को भी अपना मान लेती है। मुझे तो तुम पे गर्व है, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया। अरे जो बच्चे जिम्मेदारियां निभाते हैं वो अधिकार भी पाते हैं। यकीन नहीं होता जो बच्चे हमारे लिए लड़ते थे अब उन्हें हमारे साथ घुटन होती है। दोनों एक दूसरे को सांत्वना देने लगे। अगले दिन प्रशांत जी के संदेश से शहर से एक वकील आया। प्रशांत जी ने अपनी पूरी संपत्ति विकास और पायल के नाम कर दी और उनसे यह भी लिखवाया कि आगे चलकर कभी भी उनके बेटे या उनके बच्चे इस संपत्ति के हकदार नहीं होंगे। जब विकास ने इसकी वजह पूछी तो प्रशांत जी बोले, जो फर्ज निभाते हैं अधिकार भी वही पाते हैं। वो दिन था और आज का दिन। यह खबर बेटों तक भी पहुंच गई। उनकी पत्नियां को सब पता चले कि उसके पास अब कोई संपत्ति नहीं है, तब तो रोज रोज झगड़े होने लगे और अपने पतियों से वो नौकरों जैसे व्यवहार करने लगी। रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर विक्रम की पत्नी अपने बच्चों को लेकर अलग रहने लगी, क्योंकि वो उससे ज़्यादा कमा लेती थी। अब विक्रम को अपने माँ बाप की बहुत याद आती, लेकिन अब एक किस मुँह से अपने माँ बाप के पास जाता। इसलिए दिन रात घुट घुट कर रहता। डिप्रेशन की वजह से उसे ब्लड कैंसर हो गया। अब उसके पास इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं थे। उसने अपनी पत्नी को यह बात बताई तो उसने भी कोई ध्यान नहीं दिया और ना ही उसके बच्चे उसके पास आए और वो भूख और तकलीफ से तड़पता रहा। वही कार्तिक की पत्नी भी उसे छोड़कर अपने मायके चली गई, क्योंकि वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और कार्तिक से ज़्यादा कमा लेती थी। कार्तिक की जॉब भी छूट गई थी तो उसने सोचा अब तो न कार्तिक के पास जॉब है और न ही उसके माता पिता की संपत्ति, इसलिए उसने भी उसे छोड़ दिया। अब तो कार्तिक यहाँ वहाँ मदद मांगते फिरता, लेकिन उसे कोई मदद करने वाला नहीं था। बल्कि एक दिन एक रोज तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे ऐसे टक्कर मारी कि उसका एक पैर और एक हाथ टूट गया, जिसके कारण वो कोई काम नहीं कर पा रहा था और नहीं चल पा रहा था। वो अपने माँ बाप को याद कर सिर्फ आंसू बहाता रहता था, लेकिन वहाँ से उसे न तो माँ का कोमल भरा स्पर्श भरा हाथ था और न ही सहारा देने वाला पिता का वो मजबूत कान था। धीरे धीरे वो भी डिप्रेशन का शिकार हो गया। उसके गांव से बदबू आने लगी थी, इसलिए कोई भी उसके पास जाना नहीं चाहता था। इधर विकास और पाल प्रशांत जी और कौशल्या जी की दिन रात सेवा करते और आनंद से जीवन व्यतीत करते हैं। दोस्तों, बचपन में जिन माँ बाप के साथ के लिए बच्चे लड़ते झगड़ते थे, वही बच्चे बड़े होकर थोड़ा सा क्या कमाने लग जाते हैं। अपने माँ बाप को उस दया को भूल जाते हैं। जब माँ बाप ने कई कई दिन तक अपनी इच्छाओं को मार कर या बहुत सी परेशानियों का सामना करके अपने बच्चों को आगे बढ़ने के साथ दिया है, उनकी मदद की है, बच्चे इस बीच को भूल जाते हैं कि आज अगर हम अपने माँ बाप के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, कल हमारे साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगा।
तो दोस्तों इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।